हेलो स्टूडेंट, मैं रमाकांत स्वागत करता हूं आज की इस क्लास में, जिसमें हम लोग जो बच्चे नवोदय एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर श्रेष्ठा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आज का ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, जिसमें हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों, बिना किसी देरी के आज का ये क्लास स्टार्ट करते हैं। जिस भी क्वेश्चन का आंसर आपको मालूम रहेगा कमेंट करके बताते हुए चलिएगा। जो नहीं आएगा ठीक है, ध्यान से समझिएगा। नोट आउट करना चाहते हैं तो नोट आउट भी कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जब क्लास खत्म हो जाएगी तो कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग को क्लास कैसा लगा। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक माध्यम विषम बंटन के लिए केंद्रीय प्रवृत्ति की तीन मापों माध्य, माध्यक और बहुलक के बीच का अनुभाविक संबंध है। ये फार्मूला आप लोग स्टैटिक वाले चैप्टर में पढ़े होंगे, जहाँ पर आपको बताया गया था कि बहुलक बराबर क्या होता है, तीन माध्यक माइनस दो माध्यक। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इस पर क्वेश्चन भी आते हैं और कभी कभी ये फार्मूला भी पूछ लिया जाता है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो याद रखिएगा। याद करने का तरीका भी मैंने आपको बताया है बहुत बार, फिर से सुनो। देखो, हमारा टारगेट क्या होगा, बढ़ते हुए क्या करेंगे, सबसे पहले बड़ा लिखेंगे, उसके बाद छोटा लिखेंगे, उसके बाद छोटा, उसके बाद छोटा, लास्ट में जाएंगे तो सबसे छोटा लिखेंगे। देखिए यहाँ पर लिखा गया बहुलक ना, इसमें कितने चार वर्ड लिखे गए हैं। ठीक है, उसके अंदर कितना लिखा गया है, तीन से ज्यादा मतलब 3.5 वर्ड कर सकते हैं। उसके अंदर कितना लिखा गया है, 2.5 लिखा गया है। ठीक है, तो बहुलक बराबर कितना लिख सकते हैं, जहां पर तीन वर्ड दिख रहे हैं वहां पर तीन से गुणा कर देंगे, और जहां पर दो वर्ड दिख रहे हैं वहां दो से गुणा कर देंगे, बीच में माइनस चलेगा। तो बहुलक बराबर क्या हो जाएगा, तीन माध्यक माइनस दो माध्यक। प्यारे बच्चों, ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूजन है वाला है। ठीक है, तो जिस तरह से मैंने याद किया है इस फार्मूले को, उसी तरह से आपको मैं बता दे रहा हूँ, इस तरह से आप लोग याद कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, इसको देखिए। इसमें क्या कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या की किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। Which of the following कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। तो देखिए यार बच्चों, जो प्रायिकता होता है ये कहाँ से, जीरो से स्टार्ट होकर के एक तक जाता है। ठीक है, अगर जो परसेंटेज की बात की जाए तो परसेंट में कितना होगा, 1% से लेकर के, ठीक है, मतलब 0% से, परसेंट में भी जीरो से स्टार्ट कर सकते हैं, 100% तक जाएगा ये। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो ये वैल्यू लिखी गई है, एक से ज्यादा लिखी गई है ना, तो यही प्रायिकता नहीं हो सकता। बाकी 3/5 एक से कम है, 25%, 100% से कम है, दशमलव भी है, एक जो दिया गया है, दशमलव जो तीन दिया गया है, ठीक है, ये भी एक से कम ही होता है। ठीक है, तो कौन सी नहीं हो सकती है, पहला ऑप्शन जो दिया गया है सही हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में और आसान भी होते हैं। 400 अंडे के समूह से एक अंडा निकालने पर उसके खराब अंडे होने की प्रायिकता 0.035 है। इस समूह में खराब अंडों की संख्या है कितनी है, ये आपको बतानी है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, मैं इसको थोड़ा सा साइड में ले ले रहा हूँ और यहीं पर हम लोग इसका सॉल्यूशन कर लेंगे। देखिए, प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता बराबर जो होता क्या है, जो आपके फेवर में है और उसका अंदर टोटल लिखा जाता है। ठीक है, तो प्रायिकता इसकी कितनी दी गई है, 0.035 दिया गया है, ये तो प्रायिकता दी गई है। और किसकी प्रायिकता निकालनी है हमें, खराब अंडों की संख्या निकालनी है, तो खराब अंडों की संख्या मान ले रहे हैं यक्स है, और टोटल कितना दिया गया है, दिया गया है 400, तो नीचे लिख देंगे कितना, 400। करना कुछ नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.355। ठीक है, उसके अंदर कितना, अच्छा यहाँ दशमलव थोड़ा सा इधर लगाइए आप लोग, ये तो गलत हो जाएगा, नहीं तो 0 लिखा गया ना, ये कितना, 0.35 और गुणे कितना हो जाएगा, 400, बराबर में कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। अगर जिसको सॉल्व करते हैं तो दो जीरो तो एक्स्ट्रा हमें ला करके रखना ही है। 4 से 5 में गुणा करेंगे, 4×5 = 20 हो जाएगा, एक कैरी होगा, 4×3 = 12, और कितना हो जाएगा, 4×3 = 12 और 2 14 हो जाएगा। दशमलव कहाँ लगाना, एक दो तीन डिजिट पर, तो दशमलव कहाँ पर लग जाएगा, यहाँ पर लग जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, तो सही आंसर की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका जो दिया गया है बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न है, इसमें क्या पूछा जा रहा है, इसको मैं ऊपर ले ले रहा हूँ। 84 नंबर क्वेश्चन है, 12 × 6 मीटर × 5 मीटर माप के घनाकार अन्न भंडार में गेहूं की कितनी बोरियां रखी जा सकती हैं, यदि एक बोरी 0.48 घन मीटर
घेर स्थान घेरती है। मतलब क्या है कि बोरियों को आपको रखना, कितनी बोरियां रख सकते हैं ये। तो आयतन इसका निकाल करके इसे डिवाइड लगा लो, तो कितना लिखा गया, ये लिखा गया 12 गुणे कितना हो जाएगा 6। डायमेंशन देख लेना, सब मीटर में ही है, हाँ 5। और ये इतना दिया गया है, एक बोरी का आयतन कितना है 0.48 दिया गया है। गुणा भाग करके सॉल्व कर लो, आंसर आराम से मिल जाएगा। अगर जो दशमलव हटाना है, ठीक है, तो क्या करेंगे यहाँ से, अगर जो दशमलव ये वाला हम लोग हटाते हैं तो ऊपर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 100 से गुणा हो जाएगा। बाकी सबका आपस में काट पीट लगा लो। ये दशमलव हटाने के लिए हमने किया है, यहाँ पर 1 नहीं लिखा गया, 48 लिखा गया, इस बात को ध्यान दीजिएगा आप लोग। 12 के 12, ठीक है, और 12 चौका कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा, 4 ही आ गया। 4 से काटेंगे, 4 एक 4, और 25 चौका कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा ये। ठीक है, सबका गुणा लगा लो, 6 पंचे 30, और गुणा किससे लगाना है 25। ठीक है, तो 25 के यहाँ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 75, और एक जीरो एक्स्ट्रा आ जाएगा, तो कितना आएगा, ये आएगा 750। यानी कि इस क्वेश्चन का जो दिया गया आप लोग का पहला ही ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न चलो देख लेते हैं हम लोग। इसमें क्या कहा जा रहा है, यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप उसके परिधि के 2 गुने के बराबर है तो वृत्त का व्यास है। मतलब वृत्त का व्यास क्या होगा ये आपको बतानी है। कैसे करेंगे सॉल्व, ध्यान से देखिए इधर थोड़ा सा। किसका किसका कह रहा है, क्षेत्रफल और परिधि, ठीक है, दोनों 2 गुने के बराबर है, तो वृत्त का जो क्षेत्रफल है, ठीक है, एरिया, ठीक है, किसके इक्वल हो रहा है 2 टाइम्स ऑफ पैरामीटर। क्या कह रहा है, यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से उसके परिधि के 2 गुने के बराबर है, मतलब परिधि का जब हम लोग 2 गुना कर रहे हैं तो ये दोनों के आपस में बराबर आ रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग लगा लेते हैं इसका फार्मूला। फार्मूला क्या होता है, एरिया अगर जो हम लोग सर्कल की बात करें, यानी कि वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई पैरामीटर क्या होता है 2 पाई आर होता है। सबको इतना तो मालूम ही होगा। अब जो चीज़ें कटने लायक हैं फिर से हम लोग काट देंगे। जैसे आर स्क्वायर यहाँ पर दिया गया तो 2 आर, एक आर को काट देगा, आर को आर से, मतलब एक आर तो कट गया है, पाई को हम लोग क्या कर सकते हैं, पाई से काट सकते हैं, तो बच क्या रहा, आर बराबर कितना हो जा रहा है यहाँ पर 2 दुनाए 4 हो जा रहा है। आर की वैल्यू 4 आ गई। पहले ऑप्शन में 4 दिया गया है, लेकिन ये बिल्कुल गलत होगा। क्यों गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर आपसे पूछ रहा है व्यास, यानी कि इसका डायामीटर कितना होगा ये। तो रेडियस का अगर जो हम लोग 2 टाइम्स ले लेते हैं तो क्या होता है डायामीटर, तो 4 दुनाए कितना हो जाएगा 8। इसका कौन सा तीसरा ऑप्शन सही आंसर होगा प्यारे बच्चों। जहाँ पर गलतियां नहीं करनी है, ठीक है, उसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। जैसे ये छोटी छोटी गलतियां बच्चे कर देते हैं तो इनसे आपको बचना है। अगला प्रश्न फिर इसको देखेंगे, 86 नंबर का प्रश्न है। इसमें क्या कहा जा रहा है, एक पेड़ से 30 मीटर की दूरी पर धरातल पर स्थिर बिंदु से पेड़ के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मान लेते हैं ये कोई पेड़ है, धरातल ये हो गया, धरातल पर कोई पॉइंट यहाँ पर एक है, ठीक है, और ये पेड़ से कितनी दूरी पर है, 300 मीटर की दूरी पर है। इसका उन्नयन कोण कितना बन रहा है, यहाँ पर जो उन्नयन कोण बन रहा है ये है 30 डिग्री का है। कितना है ये 30 डिग्री का है। इसके बाद में आगे क्या कह रहा है, पेड़ के बढ़ने पर पेड़ के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो रहा है। पेड़ बाद में बड़ा भी होगा, ठीक है, बड़ा हो गया, चलो मान लेते हैं इतना बड़ा हो गया, तब इसका उन्नयन कोण जो बन रहा है ये कितना बन जा रहा है, ये यहाँ से 60 डिग्री हो जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये 60 डिग्री हो गया ये। ठीक है, हमें निकालना क्या है, पेड़ की बढ़त क्या है, मतलब पेड़ कितना लंबा हुआ है, ये जो नीला वाला पार्ट दिख रहा है इसकी वैल्यू निकालनी। इसको हम लोग क्या मान ले रहे हैं, मान ले रहे हैं ये एच है, ठीक है, और इस वाले पॉइंट से लेकर इस वाले पॉइंट तक की वैल्यू कितना मान ले रहे हैं एक्स है। ठीक है, नीचे तो ये आपको दिया गया है, नामकरण करना हो ए बी सी और यहाँ पर डी लिख करके नामकरण कर दीजिए इसका। अब इसमें हो क्या सकता है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले छोटा वाला त्रिभुज लेते हैं ए बी सी, ठीक है, तो ट्रायंगल ए बी सी में अगर जो tan थीटा लगाते हैं तो tan 30 इक्वल टू कितना हो जाएगा, tan थीटा बराबर क्या होता है एल ए एल और के ए होता है, यानी कि लंब बटे आधार हो जाएगा। और लंब कितना दिया गया एक्स और आधार कितना दिया गया 300, तो कितना हो जाएगा ये एक्स बटे में 300 हो जाएगा। tan तीसंस का मान कितना होता है आप लोग को सबको मालूम होगा, 1/√3 होता है, बताने की जरूरत नहीं है किसी को। यहाँ से कितना हो जाएगा एक्स बटे 300 हो जाएगा।
अगर जो सॉल्व करते हैं तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 300 और बटे में कितना आ जाएगा, √3 आ जाएगा। ठीक है, इतना। अब ये वैल्यू जो आई है बाद में परिमीकरण करने की जरूरत पड़ेगी, तो हम लोग कर लेंगे, अभी के लिए तो इतना ही छोड़ते हैं, इसको हम लोग करना पड़ेगा तो कर लेंगे, नहीं जरूरत होगा। अब बड़ा वाला त्रिभुज ए बी डी को हम लोग सॉल्व करते हैं इधर। कैसे सॉल्व होगा ये, यहाँ पर लगाएंगे इस बार हम लोग tan 60, क्योंकि थीटा इस बार कितना 60 डिग्री बन रहा है, तो tan 60 इक्वल टू कितना हो जाएगा। देखिए इस बार जो इसका लंब होगा डी से लेकर के बी तक होगा, तो इसमें x भी इंक्लूड है, एच भी है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा h प्लस एक्स अपॉन लंब बटे आधार, और आधार कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 300 हो जाएगा। tan 60 अंश का मान आप लोग कहेंगे सर √3 होता है, तो √3 मैंने रख दिया, यहाँ पर कितना हो जाएगा h प्लस एक्स अपॉन कितना हो जाएगा 300। क्रॉस मल्टीप्लाई लगाते हैं तो कितना हो जाएगा, h प्लस एक्स, h प्लस एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 300 और √3 हो जाएगा। यहाँ पर परिमीकरण कर लेना चाहिए था हम लोग को, कर दे रहा हूँ मैं। परिमीकरण जब करेंगे तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये √3 से ऊपर नीचे गुणा हो रहा है ये, तो ये बनाएगा 3, जब गुणा होगा तो मतलब भाग लगाएंगे 3 से तो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, यानी कि x की वैल्यू जो आएगी ये कितना हो जाएगा, 100 √3 होगा बच्चों। ठीक, थोड़ा सा कैलकुलेशन है, आप लोग समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर x की वैल्यू कितना 100 रख सकते हैं ना, 100 √3, तो कितना हो जाएगा h प्लस 100 √3 इक्वल टू 300 √3। अगर जो इसको इधर भेजेंगे तो जाकर के घट जाएगा, यानी कि h बराबर कितना हो जाएगा, 200 √3 हो जाएगा प्यारे बच्चों। और हमसे क्या पूछ रहा था, यही बढ़ोतरी h ही पूछ रहा था, तो 200 √2 बी वाले ऑप्शन में दिया गया है, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न चलो देख लेते हैं हम लोग। इसमें क्या दिया गया है, इसको सॉल्व करके बताना इसकी वैल्यू कितनी होगी। इसको सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है, आसान तरीका जो है मैं वो बता रहा हूँ, सबको क्या करो साइन कॉस में चेंज कर लो। ठीक है, तो होगा कितना, ये 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, और इसके नीचे कितना हो जाएगा, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, गलत हो रहा, सही करेंगे अभी, साइन स्क्वायर थीटा, और अपॉन में कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए कॉट का उल्टा होता है, ठीक है, यहाँ पर इसको हटाना पड़ेगा मुझे, चलो मिटा ही दे रहे हैं। कॉट क्या चलता है, कॉस थीटा बटा अपॉन साइन थीटा होता है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा। अब इसका गुणा इसमें होगा तो कितना हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और बटे में जो चल रहा है साइन स्क्वायर थीटा, ये तो चलेगा ही साथ में। यहाँ भी कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा, और नीचे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर भी 1 हो जाएगा, मिला जुला कर कहा जाए तो कितना बच रहा है, ये बच रहा है 1 बटे साइन स्क्वायर थीटा, और इसका जब उल्टा करेंगे तो कॉस ऊपर चला जाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट होता, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। तो इसका सही कौन सा होगा, कॉट नहीं दिया गया है ना इसमें, तो चेंज कर लो, क्या होता है s माइनस टी इक्वल टू 1 होता है। अगर जो tan का फार्मूला लगाते हैं तो tan इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1, मतलब सेक माइनस कितना हो जाएगा, 1 हो जाता है, तो कॉट बराबर क्या हो जाएगा, कॉसेक माइनस 1 हो जाएगा। सी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर होगा प्यारे बच्चों। कॉट को चेंज कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। फार्मूला क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, ये फार्मूला होता है, सबको याद रखना चाहिए फार्मूला। अगला प्रश्न, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी का प्रश्न है। ठीक है, और इस तरह के प्रश्न आप लोग बहुत पहले से सॉल्व भी किए होंगे। करना कुछ नहीं है, इनका आपस में मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आ जाएगा। दूसरा तरीका क्या है, इसमें थीटा की वैल्यू कुछ पुट करके देख लो। सबसे आसान क्या होता है, आप लोग कोई भी थीटा की वैल्यू 0 रख दो, ठीक है, 45 रख दो, 60 रख दो, सब पे आंसर मिल जाता है।
आसान क्या होता है, 45 की वैल्यू आसान होती है सबके लिए, चाहे साइन हो, कास हो, टेन हो, सबके लिए, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, थीटा की जगह पर 45 पुट करके इसको सॉल्व करते हैं। आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बाकी जब आप लोग स्कूल में इसको पढ़े हैं तो लॉन्ग मेथड से बताया जाता है इसका मल्टीप्लाई करके, तो वो तरीका यहाँ पर आप लोग के लिए सही नहीं होगा। क्यों नहीं सही होगा, क्योंकि ये लंबा चला जाएगा और इतना टाइम नहीं है कि हम लंबा क्वेश्चन कर पाएँ, ठीक है। तो 1 को तो हम लोग एज इट इज ऐसे रखेंगे और प्लस का साइन है, यहाँ पर कितना हो जाएगा 1045, और 1045 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। प्लस यहाँ पर कितना लिखा गया है, सेक 45। सेक 45 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो कॉस का होता है 1/√2 होता है, तो ये कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा। आगे से फिर क्या करना है, यहाँ पर 1 प्लस कॉट 45 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये भी 1 हो जाएगा। और यहाँ पर लिखा गया माइनस कॉसेक थीटा, ठीक है। और हमें थीटा की जगह पर कितना रखना, 45, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा आपका √2 हो जाएगा। वैल्यू आप लोग याद रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 प्लस √2, और यहाँ से देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 माइनस √2 हो जाएगा। ये गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, गुणा नहीं कर लो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा लो, तो कितना हो जाएगा, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, तो कितना होगा, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर और माइनस में कितना हो जाएगा, √2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 2 दुनाए 4 हो जाएगा ये, और माइनस में कितना हो जाएगा, 2, घटाएंगे तो कितना आएगा, केवल आएगा 2। तो सही आंसर कौन सा होगा इसका, सी वाला ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। बाकी लॉन्ग मेथड करना चाहते हैं कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं इसको हम लोग। इसमें क्या कह रहा है, त्रिभुजों ए बी सी और क्या दिया गया है, डी ई एफ में बी इक्वल टू एफ दी, बी इक्वल टू ई लिखा गया है और एफ इक्वल टू सी लिखा गया है, ठीक है। तथा ए बी इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ डी ई, तो त्रिभुज हैं, किस तरह के ये त्रिभुज हैं ये आपको बताना है। तो इसके लिए थोड़ा सा हम लोग डायग्राम से समझते हैं और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एक त्रिभुज ये हो गया, दूसरा त्रिभुज ये हो गया, ठीक है। दोनों को मैंने बना दिया, दिख रहा है कि नहीं, एक बार मैं चेक कर लूँ, थोड़ा सा इधर लाना पड़ेगा। चलो हाँ, अब देखिए इसका नाम क्या दे दे रहे हैं हम लोग, लिख दे रहे हैं ए बी सी, उसके अंदर कितना है, डी ई एफ, ठीक है। जहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं वहीं से हर बार स्टार्ट करेंगे हम लोग। बी वाला ई के इक्वल है, बी यहाँ पर दिख रहा है और ई यहाँ पर दिख रहा है, और एफ और सी, ठीक है, एफ यहाँ पर दिख रहा है और सी यहाँ पर दिख रहा है, और एफ जो दिख रहा है कहाँ, यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। इतना हो गया, दो चीज़ें बराबर हो गई हैं। अब ए बी का वैल्यू जो दिया गया है ये, ठीक है, इसके 3 गुने के बराबर है। तो हम लोग जानते क्या है, अगर जो दो त्रिभुज के, ठीक है, दो कोण बराबर हैं, ठीक है, तो क्या होते हैं, समरूप होते हैं, ठीक है। सर्वांगसम की कंडीशन बन नहीं रही, तो इसका कौन सा जो दिया गया है आप लोग का, बी वाला ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। सर्वांगसम के लिए 3 कंडीशन आपको लगाने होते हैं, ठीक है। क्लास 9th में सर्वांगसम था और समरूप तो 9th में था, थोड़ा बहुत 10th में भी बताया गया होगा आपको। देखिए ये आसान सा कितना क्वेश्चन आया था। इसमें क्या बोल रहा है, ये समांतर श्रेणी जो ये दी गई है, ठीक है, इसका ग्राह्य पद याद करो। तो ग्राह्य पद का फार्मूला क्या होता है, A11 इक्वल टू ए प्लस 10D, सबको मालूम है। तो कितना हो जाएगा, ए की वैल्यू -3 प्लस 10 गुणे डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से आपको घटा करके देखना होगा, कितना होगा, -1/2, और माइनस तो एक तो हमारे फार्मूले में होता और एक माइनस पहले से दिया गया, तो कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा बटे में 1, ठीक है। सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2, इधर गुणा होगा -1 और 2 तिहाई कितना हो जाएगा, 6, घटाने पर कितना आएगा, ये आएगा 5/2, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5/2 डी की वैल्यू। 2 से काटेंगे, 2 एकम 2 और 2 पंचे कितना हो जाएगा, 10, 5 यहाँ पर आ गया, तो -3 ये हो गया, और 5 का गुणा 5 में करेंगे कितना हो जाएगा, 5 25 हो जाएगा। एक प्लस एक माइनस है तो घटेगा, तो आएगा कितना, 22 आएगा, ठीक है। 22 दिया गया है डी वाले ऑप्शन में, तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। आई होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, इसमें भी किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलो अगला प्रश्न करते हैं हम लोग, 91 नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या कह रहा है, बिंदुओं -3 -4 तथा 1 -2 को मिलाने वाले रेखाखंड y अक्ष जिस अनुपात में बांटता वह है।
बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, ये भी एनसीईआरटी का ही है, कोई दिक्कत नहीं होगा, आराम से कर सकते हैं आप लोग। कैसे होगा देखिए, बिंदु जो दिया गया है इसको मान ले रहे हैं हम लोग x1, इसको क्या मान ले रहे हैं y1, इसको क्या मानेंगे x2, इसको मानेंगे क्या y2। देखिए कहाँ पर ये y अक्ष पे काट रहा है तो y की वैल्यू मिलेगी और x वाला टर्म कितना हो जाएगा इसमें 0, x वाला 0, y वाला हमें वैल्यू मिल जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर जो 0 होता है, ठीक है, उसी को लेकर के हम लोग सॉल्व करते हैं। तो जो फार्मूला होता है उसी फार्मूले पर जो x कामा y का फार्मूला होता है, x इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2 होता है, क्या होता है m1 प्लस m2, ये हो गया। अब यहाँ से सारी वैल्यू रखेंगे, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगा, x1 की वैल्यू कितनी होगी, m1 पहले पुट करना है, m1 की वैल्यू निकालनी है तो उसको ऐसे ही रहने देंगे हम लोग, गुड़े x2 की वैल्यू यहाँ से देखो 1 लिखा गया है तो 1 लिख देंगे हम लोग, प्लस m2 की वैल्यू कितनी दी गई है यहाँ पर निकालना है, चलो वैसे ही रखते हैं हम लोग, गुड़े x1 की वैल्यू कितनी दी गई है -3 दिया गया है यहाँ पर, और नीचे क्या चल रहा है इसके m1 प्लस m2, तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ m1 प्लस m2। आगे जब इसका गुणा 0 से होगा, ठीक है, ये भाग में इधर जाएगा, गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 0, इक्वल टू 1 का गुणा इसमें होगा तो कितना आएगा, ये केवल आएगा m1 आ जाएगा, और जब इसका गुणा इसमें होगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 3m2 हो जाएगा। माइनस वाली चीज़ उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी कि 3 टाइम्स ऑफ m2 इक्वल टू कितना हो जाएगा m1 हो जाएगा। अगर जो इसको इधर लेकर आते हैं तो कितना हो जाएगा 3 इक्वल टू m1 अपॉन m2 हो जाएगा, ठीक है। इसके नीचे कुछ नहीं, एक कर सकते हैं, ठीक है। तो m1 और m2 का जो रेशियो आएगा कितना हो जाएगा 3:1 होगा प्यारे बच्चों। तो इसका हम लोग कौन सा सी वाला ऑप्शन टिक करेंगे, पहले ऑप्शन की तरफ नहीं जाएंगे क्योंकि हमें अनुपात शुरुआत में m1 m2 माना था, ठीक है, और m1 m2 की वैल्यू कितनी आई है 3:1 आया है, ठीक है। तो 1:3 पर हम लोग टिक बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, ओके। अगला प्रश्न चलो देख लेते हैं, 92 नंबर का क्वेश्चन है। क्या बोला जा रहा है इसमें, इंग्लिश वाले बच्चे देखते रहेंगे, थोड़ा सा मैं अभी साइड कर दूंगा। 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त में ए पी बी जिसकी लंबाई 22 सेंटीमीटर से बने त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल है, क्या है ये आपको बताना है। देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन थोड़ा लंबा है और सॉल्व करने में टाइम लगेगा, तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा, और अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आने लायक है। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं। देखिए त्रिज्या इतना दिया गया और चाप की लंबाई जो दी गई कितना 22 सेंटीमीटर दिया गया, तो आपको जो चाप के संबंध में, ठीक है, फार्मूला होता है वो मालूम होना चाहिए। अगर जो फार्मूला मालूम है तो सॉल्व करने में कोई तो दिक्कत होने वाला नहीं है। तो फार्मूला क्या होता है, त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होता है जब चाप की लंबाई दी हो तो उस कंडीशन में फार्मूला होता है 1/2 यल आर, ठीक है। यल क्या है, चाप की लंबाई है, आर क्या जो दिया गया है यहाँ पर त्रिज्या दी गई है। तो एरिया का फार्मूला क्या होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है θ/360 पाई आर स्क्वायर माइनस में 1/2, एल की वैल्यू कितनी दी गई है, एल की वैल्यू 22 दी गई है, तो यहाँ पर 22 पुट करेंगे हम लोग, और आर की वैल्यू कितना दिया गया है 14 दिया गया, तो यहाँ पर हम लोग 14 रखेंगे इसको, ठीक है। बराबर का साइन है, बराबर लगाओ, यहाँ से θ/360 एज इट इज ऐसे रहने दो। पाई का मान कितना होता है 22/7, तो यहाँ पर रख दे रहे हैं हम लोग 22/7। आर की वैल्यू कितनी दी गई है 14 दिया गया है, तो यहाँ पर लिख देंगे 14, और गुणे कितना 14, 2 बार क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि फार्मूले में स्क्वायर दिया गया है। यहाँ पर जो कट रहा काट तो 2 से काटेंगे तो 11 बार में ये कट जाएगा, और 14 और 11 का गुणा लगाएंगे तो 14 एकम 14 और 14 एकम 14 एक कितना हो जाएगा 15, यानी कि 154 हो जा रहा है ये। 7 से काटेंगे 7 एकम 7 और 7 दुना कितना हो जाएगा 14, 2 बार में ये कट जाएगा। अगर जो 2 से इसको काटना चाहें तो कितना हो जाएगा 18 दुना 36, यानी कि 180 आ जाएगा ये। और कुछ चीज़ें कट सकती हैं उनको भी काट सकते हैं, जैसे थीटा का डायरेक्ट वैल्यू निकालो, थीटा बराबर कितना हो जाएगा 154, यहाँ पर जो दिया गया है इसको ऐसे रहने देंगे हम लोग, और नीचे वाली जो चीज़ें हैं ऊपर जाकर के गुणा हो जाएंगी, यानी कि 180 हो जाएगा, और ऊपर क्या बच रहा है, यहाँ पर बच रहा है केवल 22, और गुणे में कितना बच रहा है 14 बच रहा है, ठीक है। अगर जो हम लोग काटना चाहें, ठीक है, तो 14 से काटेंगे, 14 एकम 14 और 14 11 बार में अभी गुणा होने पर आया था, तो यहाँ पर हो जाएगा ये कितना 11 हो जाएगा, 11 एकम 11 और 11 दुना कितना हो जाएगा 22, 2 से काटें 2 एकम 2 तो कितना हो जाएगा 2 9 18, यानी कि थीटा बराबर कितना 90 आ जाएगा।
थीटा की वैल्यू कितनी 90 आ गई है प्यारे बच्चों। यहाँ पर जो ये थीटा बन रहा कितना आया 90 आया। अब हमें निकालना है ये वाला जो हैचिंग दिख रहा है, ठीक है, ये वृत्तखंड है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो फार्मूला लगाकर निकालेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब तो हमें फार्मूला क्या होता है, वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल होता है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। चलो अब हम लोग वैल्यू पुट करते हैं तो देखेंगे क्या क्या होगा। यहाँ पर थीटा की जगह पर हमें कितना निकल कर आया 90, तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ 90 बटे में 360। पाई का मान कितना रखना, हमको रखना 22/7, तो ये भी मैंने रख दिया। आर की वैल्यू कितनी दी गई है 14, तो 14 यहाँ हो जाएगा 14 और गुणे कितना हो जाएगा 14 माइनस 1/2, चलो मैंने लिख दिया 1/2। आर स्क्वायर करना है, यानी कि आर की वैल्यू कितनी दी गई थी तो 14, तो 14 गुणे 14 हो जाएगा। साइन थीटा, साइन और कितना हो जाएगा ये साइन थीटा की वैल्यू कितनी आई है 90, तो यहाँ पर हम पुट करेंगे कितना 90। 9 एकम 9 और 9 चौका 36, 4 बार में ये कट जा रहा है। आगे और क्या कट सकता है, 7 एकम 7 और 7 दूना 14 हो जाएगा, ये कट जा रहा है यहाँ से। उसके बाद में अगर जो 2 से काटें, 2 एकम 2, 2 दूना 4, ये 2 बार में कटेगा और 2 से काटेंगे तो कितना होगा 11 बार में ये कट जाएगा। कहने का मतलब कितना बच रहा है, यहाँ से बच रहा है 11 गुणे 14 बच रहा है ये, ठीक है। माइनस में 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 2 7 14, 7 यहाँ पर आ जाएगा। और साइन 90 अंश का मान कितना होता है 1 होता है, यानी कि 14 गुणे 7 बच रहा है यहाँ पर 7 गुणे 14 और कितना हो जाएगा गुणे 1 हो जाएगा। इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो सॉल्व कर सकते हैं, कितना आ जाएगा 14 कॉमन हो जाएगा, 14 में कितना 7 4 11 होता है, 14 चौका 56 हो जाएगा। आई थिंक एक बार घटा लो मन करे, नहीं तो इसे गुणा कर लो डायरेक्ट, ठीक है। कितना आएगा, ये आ जाएगा 56। तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। मैंने गुणा जानबूझ करके नहीं किया, ठीक है, क्योंकि यहाँ 14 कॉमन हो रहा था, 14 कॉमन हो गया आराम से। यहाँ बच कितना रहा 11 माइनस 7, 11 में से 7 घटाएंगे कितना आ जाएगा 4 और 14 का गुणा कर लो, 14 चौका 56 हो जा रहा है। आराम से आंसर मिल जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन थोड़ा अच्छा था, ठीक है, टाइम टेकिंग था, लेकिन से बहुत ही अच्छा था। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आए तो जो बच्चे, ठीक है, पढ़ने में ठीक ठाक हैं वही करेंगे, बाकी आधे तो लोग छोड़ ही देंगे इस तरह के क्वेश्चन, और करेंगे तो गलत हो जाएगा। देखेंगे इसको 93 नंबर क्वेश्चन को। कहा क्या जा रहा है इसमें, दो समांतर रेखाएं एक वृत्त को क्रमशः बिंदु ए और बी पर स्पर्श करती हैं। यदि वृत्त का क्षेत्रफल 25 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है तो ए बी किसके बराबर होगा ये बताना है। सर्कल बना करके देखते हैं हम लोग इसको। ये हो गया सर्कल, ठीक है। इसमें दो समांतर रेखाएं दी गई हैं, एक तो मान लेते हैं ये हो गया, ठीक है। समांतर रेखाएं क्या हैं, स्पर्श भी करती हैं, ठीक है, दो पॉइंटों पर स्पर्श भी कर रहे हैं, तो समांतर रेखाओं को स्पर्श करते हुए हम लोग बनाएंगे। ये दोनों रेखाएं समांतर हो गई और स्पर्श कहाँ कर रही हैं, एक तो यहाँ पर कर रही है, दूसरा वाला यहाँ पर। इस स्पर्श बिंदु का नाम क्या दिया गया ए और इसका नाम दिया गया है बी दिया गया है, ठीक है। आपको बताना क्या है, इसका क्षेत्रफल जो अंदर वाला पार्ट दिया गया है वो कितना दिया गया 25 पाई दिया गया है, एक बी की वैल्यू मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस बताना है, ठीक है। क्या बताना है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आपको बताना है, ठीक है। तो ये जो दिया गया है स्पर्श रेखा कहाँ से पास होगा, ठीक है, अगर जो दोनों समांतर हैं तो सेंटर से पास होगा। कहने का मतलब क्या होगा, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल देखने को मिलेगा। अब इसका क्षेत्रफल जो दिया गया है तो कितना दिया गया है, ये दिया गया है 25 पाई, ठीक है। एरिया जो दिया गया है कितना दिया गया है 25 पाई, ठीक है। अब अगर जो ये इसका सेंटर है तो यहाँ से यहाँ तक का जो पॉइंट दिख रहा है इसको क्या कहेंगे हम लोग, रेडियस कहेंगे। यानी कि रेडियस अगर जो हमें मिल जाता है तो हम लोग डायामीटर निकाल करके ए बी की वैल्यू कह देंगे, वही आ गया है, ठीक है। तो एरिया का फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, सभी बच्चों को मालूम है, बहुत पहले से आप लोग जान रहे हैं। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 पाई, कितना हो जाएगा 25 पाई हो जाएगा। पाई से पाई को काट सकते हैं, आर स्क्वायर की वो देखो मैं किसको काट रहा हूँ, पाई से पाई कटेगा तो आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 25 हो जाएगी। अगर जो आर की वैल्यू पूछा जाएगा तो आर बराबर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा प्यारे बच्चों। 5 पहले ऑप्शन में दिया गया तो पहला ऑप्शन आप लोग सही करेंगे, लेकिन से एग्जामिनर क्या करेगा, गलत कर देगा, ठीक है। हमें निकालना है डायामीटर, ठीक है। ये रेडियस आया 5 और 5 में जब 2 से गुना लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 10 और वो आएगा डायामीटर, तो इसका सी वाला ऑप्शन सही आंसर होगा। जहां जहां पर गलतियां हो सकती हैं मैं उस पॉइंट को आपको दिखा रहा हूं कि हाँ ये गलती हो सकती, इसको आपको नहीं करना है। चलो आगे देखते हैं हम लोग। इसमें क्या कह रहा है, यदि पी ए और पी बी केंद्र ओ वाले किसी वृत्त पर
एक बाह्य बिंदु P पर खींची गई दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार हैं कि उनके बीच कोण 80 डिग्री है, तो पी ओ ए बराबर होगा, किसके बराबर होगा आपको ये बताना है। इंग्लिश वाले बच्चे अपना इंग्लिश में देखते रहेंगे, इधर कोई दिक्कत नहीं है। हमें तो सबसे पहले बनाना है एक वृत्त, तो वृत्त कहाँ से बनेगा, ये हो गया वृत्त, छोटा सा बना रहे हैं, समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसका सेंटर यहाँ पर हो गया। अब इस पे स्पर्श रेखाएं दो हैं, ठीक है, इस पर दो स्पर्श रेखाएं, इसका केंद्र क्या है, ओ है, ओ मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर। पी ए और पी बी, ठीक है, बाह्य बिंदु पी पर मिल रही है, ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पर कौन सा पॉइंट पी है, ठीक है, यहाँ पर मिल रही है, और ये दोनों क्या है, स्पर्श रेखा है, तो स्पर्श रेखा भी हम लोग खींच ले रहे हैं, कहाँ से, यहाँ से। स्पर्श करता हुआ ये इधर से ऐसे निकल जाएगा। ठीक है, दूसरा स्पर्श रेखा यहाँ से मैं खींच करके बना दे रहा हूँ, ये हो गया ये स्पर्श रेखा। अब इसमें क्या करना है, स्पर्श रेखा के बीच जो कोण बन रहा है ये वाला कितना दिया गया है, ये दिया गया 80 डिग्री, तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ 80 डिग्री, कोई दिक्कत यहाँ पर किसी को होना नहीं चाहिए। ठीक है, कुछ चीज़ें और करनी पड़ेंगी, ठीक है, तो उसको भी हम लोग कर ले रहे हैं। मैं इसको थोड़ा सा और पतला करूँ और इसका कलर हो जाए थोड़ा सा चेंज। हाँ, यहाँ से क्या करो, इसको यहाँ से मिला दो ऐसे, ठीक है, इतना सब लोग कर सकते हैं। और इस पॉइंट को क्या करो, स्पर्श रेखा तक मिला दो, और यहाँ पर जो स्पर्श बिंदु है, ठीक है, यहाँ पर मिला दो। नामकरण लिखना हो तो लिख दो। यहाँ पर क्या हो जाएगा, पी ए एक स्पर्श रेखा हो गया, पी बी दूसरा स्पर्श रेखा हो गया, ओ इसका केंद्र हो गया। डायग्राम एकदम अच्छे तरीके से कंप्लीट हो गया। हमें निकालना क्या है, पी ओ ए निकालना है। पी ओ ए मतलब यहाँ पर जो एंगल बन रहा है ये वाला कितना होगा आपको ये बताना है, पी ओ ए। देखिए प्यारे बच्चों, ये टोटल कितना है, 80 है, तो ये वाला कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। बताने की जरूरत नहीं है, सबको मालूम है कि आधा होता है। आगे यहाँ पर ये क्या है, इस पर स्पर्श रेखा है, यानी कि 90 डिग्री का एंगल बनेगा, इसमें भी किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो 9 और 4 कितना हो गया, 13, यानी कि 130 डिग्री, तो ये दोनों आ गया। टोटल कितना होता है, अगर जो ध्यान से देखो, ए ओ पी एक क्या है आपका ट्रायंगल है, और ट्रायंगल के अगर जो हम लोग इंटरनल एंगल को ऐड करते हैं तो कितना आता है, 180 आता है, यानी कि 180 डिग्री आता है। ठीक है, अब 180 डिग्री में 130 डिग्री पहले से चला गया है, तो बच कितना रहा, केवल 50 डिग्री बच रहा है। तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 50 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 50 डिग्री। 50 कहाँ पर दिया गया है, ए वाले ऑप्शन में दिया गया है, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है, एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है, तो जरूर से जरूर समझते हुए चलिएगा आप लोग। देखिए प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन थोड़ा सा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा नहीं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन आता है फिर भी बच्चे गलत करते हैं आंसर। इसमें क्या कह रहा है, दी गई आकृति में ए बी सी 90 डिग्री का है। ए बी सी यहाँ पर जो दिया गया है ये 90 डिग्री का एंगल है। ई डी कहाँ पर दिया गया है, ये ए सी पर परपेंडिकुलर, यानी कि 90 डिग्री का ये भी एंगल बना रहा है, यानी कि यहाँ पर भी 90 डिग्री का एंगल है, यहाँ पर भी 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, इसमें कह रहा है त्रिभुज एबीसी जो दिया गया है किसके समरूप होगा, कौन सा त्रिभुज लेना, त्रिभुज ए बी सी। ठीक है, इस तरह के जब भी कंडीशन आए, ठीक है, तो देखना है कौन कौन सी चीजें बराबर हो रही हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको फिगर को लेकर के साथ में चलना है। जैसे बड़ा वाला त्रिभुज अगर जो मैं इसको बाहर निकाल कर रखूँ तो इस तरह से कुछ आ जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, ए बी सी। ठीक है, ये हो गया। और छोटा वाला जो त्रिभुज है इसको मैं यहाँ पर बना दे रहा हूँ इस तरह से। ठीक है, वैसे तो दोनों सेम सेम साइज के लग रहे हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर इनका जो नामकरण करना है थोड़ा ध्यान में रख के करना है। जैसे 90 डिग्री का एंगल यहाँ पर आ रहा था ना, तो 90 डिग्री का एंगल यहाँ पर भी हम लोग रखेंगे। ठीक है, और 90 डिग्री यहाँ पर बी था, तो यहाँ पर 90 डिग्री डी जो दिया गया है इसको यहाँ पर रखेंगे। इसमें कॉमन पार्ट क्या था, सी था। ठीक है, सी कॉमन पार्ट था ना, तो सी इधर दिख रहा है, तो सी को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर रखेंगे। तो सी को मैंने यहाँ पर रख दिया। अब बच क्या रहा था, ठीक है, डी हो गया, सी हो गया, और क्या बच रहा है, ई बच रहा, तो ई को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर रख देंगे। अब समरूप हमें लिखना है, तो कहाँ से स्टार्ट किए हम लोग, ए बी सी, तो अगली बार क्या स्टार्ट करेंगे, ई डी सी। क्या लिखेंगे, ई डी सी। ठीक है, यही हमारे समरूप हो जाएंगे। कहाँ दिया गया है, ई डी सी, दूसरे वाले ऑप्शन में दिया गया है, तो इसका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए जल्दबाजी मत करिए, ऐसे दोनों ट्रायंगल को बाहर निकाल लीजिए, आंसर चुटकियों में ले जाइए। अगला प्रश्न 96 नंबर का क्वेश्चन है, जो कि बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है और आसान भी है। ये बिंदु ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज एबीसीडी के 4 शीर्ष हों, तो ए कामा बी की आपको वैल्यू निकालनी है। समांतर चतुर्भुज किस तरह से होता क्या है, पहले मैं आपको ये दिखा दूं।
इसकी क्वालिटी बता दूं, उसके बाद में हम लोग क्वेश्चन को कर लेंगे, दिक्कत नहीं आएगा। ये हो गया चतुर्भुज, ये है हमारा समांतर चतुर्भुज। इसमें खास बातें क्या होती हैं, यहाँ पर जो एंगल बन रहा है और यहाँ पर ये आपस में बराबर होते हैं। जो इसके डायगोनल होते हैं ये बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट करने का मतलब क्या है, ये आपस में बराबर भागों में डिवाइड करते हैं। कहने का मतलब है जैसे ये हम लोग यहाँ से एक लाइन लेकर जा रहे हैं, ये वाली, ठीक है, और दूसरी लाइन हम लोग इस पॉइंट से उठा करके यहाँ पर लेकर आ रहे हैं। नामकरण स्टार्ट कर दे रहे हैं हम लोग। यहाँ पर मान ले रहे हैं ए है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर सी दिया गया है, और इस वाले पॉइंट पर क्या दिया गया है, डी दिया गया है, और यहाँ पर जो केंद्र दिया गया है ओ है। ठीक है, अब हमारा टारगेट क्या है कि जो ये भी दिया गया ए सी दिया गया है, इसका मध्य बिंदु जो है उसको निकालना है। ए सी का क्या करना है, हमें मध्य बिंदु निकालना है, और बी डी का भी हमें क्या निकालना है, मध्य बिंदु निकालना है। बी डी का मध्य बिंदु, देखो एक ही पॉइंट पर ये दोनों चीजें दिख रही हैं, तो दोनों मध्य बिंदु क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। बस इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रख करके सॉल्व करना है। अब मध्य बिंदु का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, मध्य बिंदु का फार्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2/2, ठीक है, और y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2, यही होता है, सबको मालूम है। a की वैल्यू कितनी दी गई है, यहाँ पर मैं रख दे रहा हूँ कितना, -3 कॉमा -1 है, मैंने लिख दिया यहाँ पर। c की वैल्यू कितनी दी गई है, b वाला लिख लो पहले, a कॉमा b दिया गया है, a कॉमा b, और c वाला कितना दिया गया है, 3,3 दिया गया है। कैलकुलेशन गलत ना होने पाए, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और d वाला कितना दिया गया है, 4,3, तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ कितना, 4,3, ये हो गया। अब आगे करना क्या है आपको, हमें निकालना है AC का मध्य बिंदु। ठीक है, तो AC का मध्य बिंदु कितना हो जाएगा, x1 प्लस x2/2 होता है। ठीक है, मतलब इसको और इसको जोड़ना है। 3 कितना दिया गया, -3 है, और +3 को क्या करना है, जोड़ना है, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 2, कॉमा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2 होता है, तो -1 और कितना हो जाएगा, +3, -1 +3 और डिवाइडेड बाई कितना, 2। सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 3 में से 3 को घटाएंगे 0 हो जाएगा, यानी कि इसको तो 0 लिख सकते हैं, और इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 2/2। सॉल्व करिए, बस यहीं पर छोड़ दीजिए। ठीक है, काटेंगे कोई मतलब नहीं रहेगा, ऐसे छोड़ दीजिए। ये क्या आया, AC का मध्य बिंदु, मतलब इस पॉइंट का निर्देशांक अगर जो हम इधर से निकाल रहे हैं तो ये आ रहा है। ठीक है, अब BD के लिए निकाल ले रहे हैं हम लोग इधर, BD का मध्य बिंदु। ठीक है, BD, तो कितना हो जाएगा ये, यहाँ पर 4 और प्लस में कितना हो जाएगा, A/2, कॉमा 3 प्लस बी और बटे में 2 हो जाएगा, 3 प्लस बी और बटे में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब हमारा टारगेट क्या है, एक्स वाला जो पार्ट दिख रहा है एक्स वाले से तुलना कर लो, वाई वाला जो दिख रहा है वाई वाले से तुलना कर लो। तो करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 बराबर कितना रखेंगे हम लोग, 4 प्लस ए और अपॉन में 2, इसका जब इसमें गुणा होगा तो 0 हो जाएगा। कहने का मतलब 0 बराबर कितना हो जाएगा, 4 प्लस ए। तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर जो उधर भेजते हैं तो कितना आ जाएगा, -4 हो जाएगा। ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -4 आ जाएगी। हमें ए बराबर कितना निकालना था, ए और बी की वैल्यू शायद निकालनी थी, तो ए बराबर कितना आ गया, -4 आ गया। बी की वैल्यू निकालना है तो दूसरे वाले का तुलना दूसरे वाले से कर लो, यानी कि लिखा कितना गया है, 2/2 इक्वल टू कितना लिखा गया है, 3b, और बटे में कितना लिखा गया, 2। देखिए इसको यहाँ पर काटना था, इसी वजह से मैंने यहाँ पर इसको छोटा नहीं किया था। ठीक है, बाकी ये कितना हो जाएगा, 3, 1 मिनट, 2 बराबर कितना हो जाएगा, 3 प्लस बी हो जाएगा। तो b बराबर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 - 3 हो जाएगा, और घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, -1। अब -1 यानी कि यहाँ पर हमें रखना है 4 कामा -1 कहाँ पर दिया गया है, बी वाले ऑप्शन में दिया गया है, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। आगे क्वेश्चन देखते हैं, और अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, जैसे ये क्वेश्चन देख लो। ठीक है, इसको तो थोड़ा सा मुझे क्रॉप करना पड़ेगा, हो जाए तो अच्छा है। चलो इसको सॉल्व करते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मज़ा आ जाएगा देख करके। मैं इसको थोड़ा सा इधर ही कर दे रहा हूँ अभी, बस आप लोग देखते रहेंगे, सुनते रहेंगे, ध्यान से समझते रहेंगे। क्या रहा है, यदि प्रथम यन विषम धन पूर्णांक का माध्य यन स्क्वायर अपॉन 81 है, तो यन बराबर होगा, यन की वैल्यू कितनी है यही आपको फाइंड करनी है। कैसे होगा, देखिए अगर जो हम लोग मान लेते हैं जो हमारा संख्या चल रहा है कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, अगर हम समांतर श्रेणी बनाते हैं विषम संख्याओं का, तो पहला संख्या क्या होगा, 1 होगा, उसके बाद में कितना आएगा, 3 आएगा, उसके बाद में कितना आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा। हमें कहाँ तक करना है, यन तक करना है। ठीक है, तो ये आगे बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा, और लास्ट में जो विषम संख्या होगी वो क्या होगा, 2n, और माइनस में कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है,
विषम संख्या का लास्ट वाला फॉर्मेट क्या होता है, यही होता है, सबको मालूम है, या तो प्लस वाला होता है या तो माइनस वाला होता है, दोनों लेकर के कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें अगर जो बात करें, शुरुआत में जो पद दिया गया है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ए बोलते हैं, ठीक है, और लास्ट में जो दिया गया है इसको क्या बोलते हैं, ए एन कहते हैं या फिर एल कहते हैं, ठीक है, कितना हो जाएगा 2n-1 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। अब देखिए हमें अगर जो माध्य निकालना है तो माध्य का फार्मूला क्या होता है, सभी संख्याओं को जोड़ लीजिए, उसके बाद में जितनी संख्याएं दी गई हैं उससे भाग दे दीजिए, यही तो होता है, सबको मालूम है। तो संख्याओं को अगर जो जोड़ना है तो क्या करेंगे, एस एन का फार्मूला लगाते हैं हम लोग, एस एन बराबर n/2, उसके बाद क्या होता है ब्रैकेट में ए प्लस एल होता है, क्या चलता है ए प्लस एल, ठीक है, सबको इतना मालूम है। अब यहाँ से अगर जो n की वैल्यू हमें पुट करनी हो तो n तो n ही रहने वाला है, क्योंकि संख्याएं n तक हमें जानी है। ए की वैल्यू 1 रखेंगे, प्लस एल की वैल्यू कितनी है 2n-1, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2n, और माइनस में कितना कर देंगे 1 कर देंगे। आगे अगर जो सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा n/2, एक में से एक घटेगा तो कितना हो जाएगा, ये बचेगा केवल 2n, जब गुणा होगा तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, 2 से 2 को काट भी दो, सबसे अच्छा रहेगा n² बचेगा। यानी कि जब जोड़ रहे हैं हम लोग लगातार n विषम संख्याओं को n तक, ठीक है, तो उसका वैल्यू जो आ रहा है Sn आ रहा है n² के बराबर आ रहा है। इतनी बातें सबको समझ में आ गई। अब ये आ गया तो माध्य निकाल लो, माध्य का फार्मूला क्या होता है, मतलब टोटल जो दिए गए हैं, ठीक है, उनका सम, ठीक है, और जितने नंबर दिए गए हैं वो, तो माध्य इसका कितना दिया गया n² अपॉन 81 दिया गया, तो मैंने यहाँ पर पुट कर दिया, और यहाँ से एस एन की वैल्यू कितनी आई है n², तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ n², और बट्टे में कितना होगा n होगा, क्योंकि टोटल कितने n तक हमें जाना ही है। n² से n² को काट सकते हैं, इसका गुणा इसमें होगा, इसका गुणा इसमें होगा, तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पर 81 हो जाएगा। तो इसका जो दिया गया सी वाला ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 98 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, ये भी आपके बहुपद वाले चैप्टर से है, ठीक है, वहाँ का क्वेश्चन बहुत ही अच्छा आता है एग्जाम में। यदि द्विघात बहुपद जो दिया गया है पी एक्स इक्वल टू x² - x - 4 की शून्यांक अल्फा बीटा है, तो ये जो वैल्यू दी गई इसकी वैल्यू कितनी आएगी आपको ये बताना है। कैसे करेंगे, इधर देखिए आप लोग, अगर जो हम लोग देखना चाहें यहाँ पर कितना लिखा गया, पी एक्स इक्वल टू दिया गया है जो है वो कितना है x² - x, और कितना लिखा गया -4 लिखा गया है, ठीक है। अब यहाँ से अगर जो हम लोग a की वैल्यू निकालना चाहें तो a बराबर 1 हो जाएगा, b बराबर कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा, और c बराबर कितना हो जाएगा -4 होगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए, ठीक है। हमें इसको सॉल्व करना कितना दिया गया 1/अल्फा प्लस 1/बीटा प्लस 1 माइनस में दिया गया, सॉरी माइनस में अल्फा इंटू बीटा दिया गया है, एक मिनट, हाँ अल्फा इंटू बीटा दिया गया, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें होगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बीटा प्लस अल्फा अपॉन में कितना हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा माइनस में अल्फा बीटा हो जाएगा ये, ठीक है। वैल्यू रख दो, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना होता है माइनस में b/a होता है, मैं यहीं पर निकाल दे रहा हूँ, कहीं पर कहाँ निकाल दो, यहाँ पर निकाल दे रहा हूँ। अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला क्या होता है, माइनस में b/a होता है, माइनस माइनस कितना होगा प्लस हो जाएगा, यानी कि 1, और a की वैल्यू कितनी दी गई 1, तो 1/1 जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 1। कहने का मतलब क्या है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1 आई है प्यारे बच्चों। अल्फा इंटू बीटा कितना होता है c/a होता है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता है c/a, तो c की वैल्यू कितनी दी गई है -4, यहाँ पर पुट हो जाएगा, a की वैल्यू कितनी दी गई 1, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा केवल -4। वैल्यू रखो अल्फा प्लस बीटा या बीटा प्लस अल्फा को, दोनों एक ही बात है। कितना आया, ये 1 आया है केवल ना, माइनस माइनस प्लस हो गया था। अल्फा इंटू बीटा कितना आया -4, यहाँ पर पुट कर देंगे हम लोग, माइनस यहाँ पर -4 आया तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं, एक कर लो, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, तो 1 हो जाएगा, 4 चौका कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, और नीचे कितना आ जाएगा माइनस में 4 हो जाएगा, ठीक है। घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -15, और बटे में कितना आ जाएगा -4, काटते हैं तो कितना हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, यानी कि 15/4। सी वाला ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। देखिए 99 नंबर का क्वेश्चन, इसमें क्या लिखा गया है, मैं इसको मिटा दूँ थोड़ा सा, 2 माइनस √2 क्या है ये, तो सबको मालूम है अपरिमेय संख्या, इससे आसान प्रश्न तो कभी नहीं आता एग्जाम में, लेकिन से आया था एग्जाम में। 100 नंबर का प्रश्न क्या है, 36 को अभाज्य संख्याओं के गुणन फल के रूप में व्यक्त करें, तो 36 का फैक्टर कितना हो जाएगा, 9 चौका 36 होता है ना, 9 चौका 36 हो जाएगा, और इसका फैक्टर हो सकता है 9 को क्या लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं,
और 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो कौन सा सही होगा, पहला ऑप्शन 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2। ठीक है, आगे पीछे लिखा गया कोई दिक्कत नहीं है, तो ये हो जाएगा इसका ए ऑप्शन सही आंसर। तो ये थे क्वेश्चन जिनको मैंने सॉल्व कराया, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, अगर जो इस तरह के क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करके जाते हैं एग्जाम में, बहुत ही अच्छे नंबर आपको आने वाले हैं। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही रहने देते हैं, बाकी क्लास हम लोग आगे करेंगे। अगर जो आज का क्लास अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा,